नमस्ते। आज हम कुछ बहुत ही खास करने वाले हैं। एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे बेहतरीन केमिस्ट्री नोट्स को हम यहाँ जिंदा करेंगे और समझेंगे उन बुनियादी चीजों को जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? एक नजर डालते हैं इस एजेंडा पर। हम इन शानदार नोट्स के हिसाब से ही चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जो आगे की हर बात के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। तो आखिर ये केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान है क्या? देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये पदार्थ यानी हमारे आसपास की हर चीज और उसमें जो भी बदलाव होते हैं ना, बस उसी की पढ़ाई है। और हाँ, जब भी केमिस्ट्री की बात होती है तो लवोजियर का जिक्र तो आएगा ही। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, जो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पदार्थ ना तो पैदा होता है ना ही खत्म, बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल ले लेता है। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया रहा होगा। अच्छा, तो केमिस्ट्री क्या है ये तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री आखिर किस चीज की पढ़ाई करती है, यानी कि पदार्थ की। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे आसपास की हर चीज जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। और जानते हैं मजेदार बात क्या है? प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना माना गया। ये एक दार्शनिक नजरिया था। वहीं दूसरी तरफ महर्षि कणाद का परमाणु का सिद्धांत था, जो आज की वैज्ञानिक सोच के कहीं ज्यादा करीब है और आधुनिक विज्ञान की नींव रखता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, क्या बढ़िया तरीके से समझाया गया है। पदार्थ को हम दो बड़े बड़े तरीकों से बांट सकते हैं। एक है भौतिक वर्गीकरण, मतलब वो बाहर से कैसा दिखता या महसूस होता है, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, मतलब वो अंदर से किन चीजों से बना है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले भौतिक अवस्थाएं। मामला सारा इनके कणों मतलब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का है। सोचिए, ठोस में कण एकदम पक्के दोस्त हैं, कसकर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसलिए इनका आकार फिक्स होता है। द्रव में कण थोड़े ढीले दोस्त हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसलिए ये जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस में तो कण बिल्कुल आजाद हैं, बहुत दूर दूर घूमते हैं, इसलिए उन्हें जितनी जगह मिले वो सब में फैल जाते हैं। ये गैसों की एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि उनके कणों के बीच बहुत खाली जगह होती है, तो आप उन्हें दबाकर पास पास ला सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घरों का एलपीजी सिलेंडर या गाड़ियों की सीएनजी किट है, जहां ढेर सारी गैस को कम जगह में दबाकर यानी कंप्रेस करके भर दिया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हो गया। अब चलते हैं चार्ट की दूसरी तरफ और बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। मतलब अब हम पदार्थ की बाहरी शक्ल नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी बनावट को समझेंगे। तत्वों को आप ऐसे समझिए जैसे हमारी भाषा के अक्षर होते हैं, अ, ब, स। क्या आप अ को और तोड़ सकते हैं? नहीं ना। बस तत्व भी वैसे ही हैं। आप सोना यानी गोल्ड को और ज्यादा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। ये हमारे केमिकल यूनिवर्स के समझिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो असल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बनी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों मिलकर सिलिकेट्स बनाते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पत्थर बनाने वाले मिनरल्स हैं। और बात जब अपनी आती है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है, पर है बड़ी मजेदार। हम भी उन्हीं तत्वों से बने हैं, बस उनका अनुपात अलग है। ऑक्सीजन हमारी हर सांस के लिए जरूरी है। कार्बन तो जीवन के हर मॉलिक्यूल की बुनियाद है। और हाइड्रोजन पानी का अहम हिस्सा है, जिससे हमारा शरीर लगभग 60% बना है। जब तत्व एक पक्की रेसिपी के हिसाब से केमिकली जुड़ते हैं, तब यौगिक बनते हैं। पानी यानी H2O इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, लेकिन जब वो 2:1 के फिक्स अनुपात में जुड़ती हैं तो पानी बनता है, जो एक लिक्विड है और जिसकी खासियतें उन दोनों गैसों से बिल्कुल अलग हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी ऐसा ही एक उदाहरण है। दूसरी तरफ है मिश्रण, जहां चीजें सिर्फ फिजिकली साथ रखी जाती हैं, केमिकली जुड़ती नहीं। अगर मिश्रण इतना घुल मिल जाए कि आप बता ही न पाए कि उसमें क्या क्या है, जैसे पानी में चीनी, तो वो है समांग मिश्रण। इसे विलयन या सॉल्यूशन भी कहते हैं।
और अगर आप उसके अलग अलग हिस्से साफ साफ देख सकें, जैसे पानी में रेत, तो वो है विषमांग मिश्रण। तो अगर मिश्रण में चीजें सिर्फ फिजिकली साथ में हैं, केमिकली नहीं जुड़ी हैं, तो इसका मतलब उन्हें अलग भी किया जा सकता है ना? बिल्कुल। और ये सेक्शन हमें यही सिखाएगा कि वो कौन-कौन से तरीके हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के पास मिक्सचर को अलग करने के लिए कितने कमाल के तरीके हैं। जैसे समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए रवाकरण का इस्तेमाल होता है। ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर, जो ठोस से सीधे गैस बन जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरियों में कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल निकालने के लिए आंशिक आसवन का इस्तेमाल होता है, और फूलों से इत्र निकालने के लिए भाप आसवन का। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्था मतलब स्टेट कैसे बदलता है। ये सारा खेल एनर्जी का है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पिघलना और जमना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही तापमान पर होते हैं। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता भी है और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती भी है। मजे की बात यह है कि दबाव बदलने से द्रवणांक भी बदल सकता है। ज्यादा दबाव में बर्फ कम तापमान पर पिघलती है, और शायद इसी वजह से आइस स्केट्स इतनी आसानी से फिसलते हैं। किसी भी लिक्विड को गैस में बदलने के दो रास्ते हैं। एक है वाष्पन, जैसे जमीन पर गिरा पानी अपने आप धीरे धीरे सूख जाता है। ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। दूसरा है क्वथन, यानी उबलना, जो एक फिक्स तापमान पर ही होता है। इन दोनों ही तरीकों में लिक्विड के कणों को एक दूसरे से दूर जाने के लिए एनर्जी यानी गर्मी चाहिए होती है। अब कोई चीज कितनी तेजी से भाप बनेगी, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। ज्यादा गर्मी होगी तो कणों को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी उड़ेंगे। सतह जितनी फैली होगी उतने ज्यादा कण हवा के संपर्क में आएंगे, और तेज हवा तो भाप बने कणों को उड़ाकर ले जाती है, ताकि और कणों को उड़ने की जगह मिल सके। इन सब को मिला दें तो क्या बनता है? वही जो हम रोज देखते हैं। धूप और हवा में फैलाकर डाले गए गीले कपड़े कितनी जल्दी सूख जाते हैं। क्वथनांक वो खास तापमान है जब कोई लिक्विड उबलने लगता है। यहाँ एक शब्द आया है वाष्प दाब, यानी वेपर प्रेशर। घबराइए मत, बहुत सिंपल है। ये लिक्विड की सतह पर बनने वाली भाप का अपना दबाव है। जब ये अंदरूनी दबाव बाहर के हवा के दबाव के बराबर हो जाता है तो बुलबुले उठने लगते हैं और लिक्विड उबलने लगता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबल जाता है, क्योंकि वहाँ हवा का बाहरी दबाव कम होता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर लिक्विड को उबलने के लिए अलग अलग मात्रा में गर्मी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग क्यों? इसका जवाब छिपा है उनके कणों के बीच की दोस्ती में, यानी उनके आकर्षण बल में। पानी के कणों में दोस्ती मजबूत होती है तो उन्हें अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि एसीटोन के कणों की दोस्ती कमजोर होती है तो वो जल्दी उबल जाता है। तो बस इन नोट्स के साथ हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, पर जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये जो सरल से नियम हमने देखे, आखिर ये कैसे मिलकर इतनी जटिल चीजों को चलाते हैं? चाहे मौसम का बदलना हो या हमारे शरीर में खाने का पचना, हर जगह यही बुनियादी नियम काम कर रहे हैं। और यही तो केमिस्ट्री की असली खूबसूरती है।